हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका आनंद सुपर 100 के इस लाइव सेशन में। और आपका भी कल तक हमने आर्टिकल्स को स्टार्ट कर चुके थे। आज हम थोड़ा सा एडवांस लेवल पर थोड़ी सी हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और हम रूल्स को देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ कहाँ किया जाता है। एक बार कमेंट करके आप लोग मुझे बता दीजिए कि मैं आप सभी को ऑडिबल हूँ या नहीं हूँ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक बार कमेंट करके बताइए आपको आवाज़ आ रही है, आपको क्लैरिटी दिख रही है वीडियो में। जल्दी से कमेंट करके बताइए। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए, ऑडियो सबको क्लियरली आ रहा है? यस। चलिए, अब आगे हमारे डिस्कशन को बढ़ाएंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा मुझे प्रीवियस आपसे पूछना है कुछ क्वेश्चंस। आप मुझे बताइए, ए और एन का हमने हिंदी के अकॉर्डिंग कल पढ़ा था कि कहाँ हम ए का यूज़ करते हैं और कहाँ एन का। तो आप मुझे बताइए, हिंदी की वर्णमाला में हमने कहाँ से कहाँ तक देखा था कि एन का यूज़ होता है। जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए बच्चों, हिंदी की वर्णमाला में हमने कहाँ तक देखा था एन का यूज़। एन कहाँ कहाँ आप यूज़ करते थे? अ से अह तक, वेरी गुड। एन का स्वर में यूज़ करते थे, अर्चना का कहना है। जया वर्मा ओनली वॉवल्स के लिए करते थे या फिर वॉवल्स की साउंड के लिए करते थे? जया, स्वर में यूज़ करते थे, ज्योति का कहना है। हेलो हरिओम, आप मुझे ये बताओ एन का यूज़ कहाँ करते थे? हरिओम, ए का व्यंजन के लिए करते थे, पहले एन का बताओ बच्चों। जया, साउंड के लिए करते थे, वेरी गुड। तो हमने ये देखा था कल तक कि आपको जब भी स्वर बोलना है, मतलब आपके जो वॉवल्स के साउंड होते हैं वो हिंदी में कहाँ से कहाँ तक आते हैं? अ से अह तक आते हैं। तो अ से अह तक कोई उच्चारण आ रहा होगा तब आप यूज़ करोगे एन का। ये सभी क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और वहीं जब आप व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन क से ज्ञ कॉन्सोनेंट्स का साउंड देते हैं हिंदी में, तो आप यहाँ पे किसका यूज़ कर लेते हैं? ए का यूज़ कर लेते हैं। तो अब हम हमारी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। आगे चलें, हम लोग सब लोग रेडी हैं? सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज़ कहाँ होता है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे करके अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे और फिर हमें डिफरेंस भी समझ में आएगा कि द कहाँ लगाना है और ए और एन कहाँ लगाना है। हेलो अमन, अब डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग देखने वाले हैं कि इनडेफिनिट आर्टिकल्स जो कि ए और एन थे, रूल्स के अकॉर्डिंग उनका कहाँ यूज़ होता है। तो स्क्रीन पर देखिए, आपको पहला रूल लिखा हुआ दिख रहा है और इसमें लिखा हुआ इन प्लेस ऑफ वन। आप सभी को पता है कि जहाँ कहीं पर भी एक का बोध हो रहा होता है वहाँ आप ए या फिर एन का यूज़ करते हैं। मैंने कल भी आपको एक एग्जाम्पल दिया था, मेरे पास एक पेन है तो मैं क्या बोलूँगी? आई हैव ए पेन या फिर आई हैव वन पेन। तो एग्जाम में जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो फिल इन द ब्लैंक के फॉर्मेट में पूछे जाते हैं। जैसे स्क्रीन पर आपको सेंटेंसेस लिखे हुए दिख रहे हैं। तो जब भी आपको ऐसा समझ में आए कि किसी एक संज्ञा की बात हो रही है, वहाँ पर संज्ञा के पहले एक नंबर आना चाहिए हिंदी में ट्रांसलेशन करने में, तब आप यूज़ कर लोगे या तो ए का या फिर एन का। जैसे पहले एग्जाम्पल को देखो, 100 सेंटीमीटर्स इज इक्विवेलेंट टू ए मीटर। मैंने बोला कि 100 सेंटीमीटर्स किसके बराबर होता है? 1 मीटर के बराबर होता है। तो मीटर के पहले जब मैंने ट्रांसलेशन किया हिंदी में तो किस वर्ड का बोध हुआ? एक का बोध हुआ, इसीलिए मैंने यूज़ किया ए का। एन क्यों नहीं लगाया यहाँ पर? क्योंकि पहला अक्षर म था जो कहाँ से कहाँ तक आता है? क से ज्ञ के बीच में आता है, इसीलिए हमने यूज़ किया है अभी ए का। सेकेंड सेंटेंस देखिए, डू यू हैव एन एक्स्ट्रा पेन? क्या आपके पास डैश एक्स्ट्रा पेन है? इतना सेंटेंस यहाँ पर ब्लैंक दिया जाएगा एग्जाम में। अब एक्स्ट्रा पेन लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, पेन लिखा है, पेन्स नहीं लिखा है, मतलब कितने पेन की बात हो रही है? एक ही पेन मांगा गया है, बोला जा रहा है कि आपके पास एक एक्स्ट्रा पेन है। यदि पेन्स होता तो यहाँ पर फिर ना तो ए आता ना एन आता। अभी क्या लगाया हमने? एन लगाया पेन को देखकर। अब देखो, एडजेक्टिव जो था तुरंत पहले वाले वर्ड को देखना है। हम आर्टिकल का यूज़ करते तो संज्ञा के लिए हैं, लेकिन उसको लगाते किसके अकॉर्डिंग है? जो पहला प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उच्चारण हो रहा है जो शब्द का, उसके अकॉर्डिंग। तो एक्स्ट्रा जब हमने बोला तो पहला अक्षर ए आया, अ से अ के बीच में, अब हमने यूज़ कर लिया एन का। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ही हैज़ बीन स्टडिंग सिंस एन आवर। वो 1 घंटे से पढ़ रहा है। आर लिखा हुआ है फिर से, मतलब आर्स लिखा होता तो बहुत ज़्यादा घंटों से पढ़ रहा होता। जब आर लिखा हुआ है तो सेंस किसका हो रहा है? एक शब्द का बोध हो रहा है। तो जब भी एक शब्द का बोध होगा तब आपको यूज़ करना है या तो ए का या फिर एन का। अब एक की बात तो हम सबको क्लियर हो गई, इसके अलावा और कहाँ कहाँ ए या एन का यूज़ होता है एक के अलावा। तो आप ध्यान रखिए, कभी भी आपको प्रति का बोध हो, प्रति को हम किससे डिनोट करते हैं? पर से डिनोट करते हैं इंग्लिश में। जैसे 1000 किलोमीटर्स पर आवर स्पीड बता रहे हैं, 60 किलोमीटर्स पर आवर
1000 रुपीज़ पर मंथ, पर जो मैं बोल रही हूँ तो पर की प्लेस पर भी ए या फिर एन का यूज़ हो सकता है। इसके अलावा जो ईच होता है, ईच भी एक को दर्शाता है, तो ईच के लिए भी आप ए या फिर एन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मुझे एक सेंटेंस लिखना है, ही अर्न्स 40,000 रुपीज़ डैश मंथ, he earns 40,000 रुपीज़ डैश मंथ। अब देखो लास्ट में लिखा हुआ है मंथ, आप यदि लास्ट के वर्ड्स को ध्यान से देखें तो आपको कुछ दर दिख रही है। 40,000 रुपीज़ डैश मंथ मतलब कुछ रेट जैसा आपको नज़र आ रहा है। अब जब भी रेट नज़र आ रहा है और लास्ट में आपको मंथ लिखा हुआ दिख रहा है, मंथ्स लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, मतलब आप खुद समझिए कि सेंटेंस में कैसा अर्थ छुपा हुआ है। एक महीने में उसकी कमाई की बात की जा रही। तो जब मैं प्रति बोल रही हूँ या एक बोल रही हूँ तो फिर से मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना होगा, ए का यूज़ करना होगा। समझ में आई बात? तो जहाँ कहीं आपको एक का बोध हो, प्रति का बोध होता है, वहाँ वहाँ आप यूज़ करते हैं ए या फिर एन का। क्लियर हुआ बच्चों यहाँ तक? कुछ और एग्जाम्पल्स मैं बता रही हूँ, आप मुझे पहले ये बताओ कि आपको ये एक वाला जो कंसेप्ट है, प्रति वाला जो कंसेप्ट है, ये क्लियर हुआ या नहीं? गुड मॉर्निंग एवरीवन। हरिओम अहिरवार को क्लियर हुआ, अर्चना को भी क्लियर हुआ। किसी को यदि कोई डाउट है तो आप मुझसे डाउट्स पूछ सकते हैं। यस श्रुति, सुनील, वेरी गुड, सबको समझ में आया? यस। अब देखिए कुछ और एग्जांपल्स देखिए, ये एक से रिलेटेड ही एग्जांपल्स है। अब देखो, हिज हाउस इज जस्ट हाफ ए किलोमीटर फ्रॉम हियर। हाफ लिखा हुआ था स्टार्टिंग में और लास्ट में लिखा हुआ था किलोमीटर। तो जब भी आपको ऐसी दर लिखी हुई दिखे, रेट क्या होती है आप समझते हैं ना, 100 रुपीज़ पर डजन, पर बोलते हैं हम। तो जब भी रेट बताते हैं तो हम पर में बताते हैं, वो स्पीड भी हो सकती है या कुछ भी, दर बोलते हैं उसको हिंदी में। तो जब भी दर लिखा हुआ आपको दिख रहा है ब्लैंक के आसपास, तो आपको ऑप्शंस में से ए या फिर एन लगाना है। ऐसे प्लीज गिव मी डैश ग्लास ऑफ वाटर। अब देखिए ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास कितने लिखे हुए हैं, एक ग्लास लिखा हुआ है, मतलब कितने ग्लास मानी चाहिए, एक ग्लास। तो मैंने क्या लगाया, ए ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, डैश वन आइड मैन इज स्टैंडिंग डाउन स्टेयर्स। अब एक वन आइड मैन नीचे खड़ा हुआ है, हो सकता है यहाँ पे कोई मिस्टेक हो, मुझे बताओ जरा, ये जो थर्ड सेंटेंस है ये सही है या गलत है? यहाँ पर ए आना था या एन आना था? ए ऊपर का नहीं दिख रहा है, स्लाइड इज क्रॉसिंग टू द टॉप साइड, मैम प्लीज फिक्स इट। नज़र नहीं आ रहा है आप लोगों को? एक मिनट मैं कोशिश करती हूँ इसको एडजस्ट करने की। ऊपर की लाइन अच्छे से नहीं दिख रही है, एक मिनट। अभी नज़र आ रहा है या नहीं? अब ठीक है? नाउ इट इज़ गुड, ओके। अब देखिए लास्ट वाले में ए वन आइड मैन सही लिखा हुआ है या फिर एन वन आइड मैन होना चाहिए था? लास्ट वाला सेंटेंस तो दिख रहा होगा, ये वाला बताओ, ए वन आइड मैन सही है या फिर एन वन आइड मैन? कई बार एसआई के एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिल इन द ब्लैंक में ऑप्शंस में रहता है ए एंड द और नो आर्टिकल। एन आना चाहिए था, ए आना चाहिए था। ए सही है, ए सही है, वेरी गुड, ए बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पर देखो वन लिखा हुआ है, तो पहला अक्षर जो है, पहला अक्षर पढ़ के देखो, व का सेंस दे रहा है। तो व कहाँ से कहाँ तक उच्चारण में आता है हिंदी में? क से ज्ञ के बीच में। तो आपने ए वन आइड मैन बिल्कुल सही लिखा। तो अब पहला रूल हमें क्लियर हो चुका है इंडेफिनिट आर्टिकल्स का, कि जहाँ कहीं पर आपको एक का बोध होता है, प्रति का बोध होता है, मतलब पर, ईच या फिर वन का बोध होता है, वहाँ वहाँ आपको यूज़ करना है ए या फिर एन। अब सेकेंड रूल पर चलते हैं, हम नेक्स्ट रूल पर चलते हैं, ध्यान से स्क्रीन पर देखिएगा। अब नेक्स्ट रूल पढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन समझना पड़ेगा। हमने आर्टिकल्स टॉपिक शुरू किया है, लेकिन आर्टिकल्स किसके लिए यूज़ किया जाता है? नाउन के लिए यूज़ किया जाता है। तो जहाँ जहाँ हमें थोड़े से नाउन्स की कंसेप्ट का यूज़ होगा, वहाँ वहाँ हम थोड़े थोड़े कंसेप्ट पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो सेकेंड रूल है वो एक्चुअल में कह रहा है कि ए एन का यूज़ प्रॉपर नाउन के पहले कब करते हैं। तो इसके लिए आपको प्रॉपर नाउन को एक बार समझना पड़ेगा। बहुत ध्यान से समझो, मैं दो नाउन्स यहाँ पे आपको समझाने वाली हूँ। एक नाउन है कॉमन नाउन और दूसरी नाउन है प्रॉपर नाउन। हिंदी में मैं इसका नाम बताती हूँ तो हो सकता है आपको थोड़ा सा क्लियर हो। जो कॉमन नाउन है उसे एक्चुअल में बोला जाता है हिंदी में जातिवाचक संज्ञा, और जो प्रॉपर नाउन है उसे कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब कितने स्टूडेंट्स को पता है जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा? कोई मुझे बताएगा जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स?
जातिवाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल्स आप बताएंगे मुझे प्लीज? पहले आप मुझे बताइए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी। बॉय जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है, वेरी गुड। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है डॉक्टर, आयशा ने लिखा, वेरी गुड। डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। और गर्ल भी जातिवाचक, नेहा। स्टडी, स्टडी, डॉग, जो सब में कॉमन हो, कंट्री, स्टूडेंट्स, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे से पता है आप लोगों को। जातिवाचक संज्ञा ऐसी संज्ञाएं होती हैं जिससे आप सबको बोलते हैं, मतलब कॉमनली किसी जाति को जो आपने नाम दे दिया, वो जो नाम होता है वो होता है जातिवाचक संज्ञा। वहीं व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष का नाम, जैसे अभी आपने बोला कि बॉय जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। एक एक मेल को आप क्या बोलेंगे? बॉय बोलेंगे, मैस्कुलिन जेंडर का है और वो 15 ईयर्स से कम का या फिर 18 ईयर्स से कम का है तो आप उसे क्या कहेंगे? आप बॉय कहेंगे। तो बॉय आपने एक पूरी जाति निर्धारित कर दी, कॉमनली आप किसी को पुकार रहे हैं उस नाम से, तो बॉय हो गया जातिवाचक। लेकिन वहीं मैं एक नाम बोलूं रोहन, तो रोहन से आप हर एक लड़के को नहीं पुकार सकते, ये भी रोहन बैठा है, ये भी रोहन है, ये भी रोहन है, ये भी रोहन है। तो रोहन किसी विशेष का नाम है। तो जो किसी विशेष का नाम होता है वो क्या होता है? प्रॉपर नाउन या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऐसे आपने डॉक्टर बोला था, डॉक्टर हो गया जातिवाचक संज्ञा। मैं किसी विशेष एक डॉक्टर का नाम बोलूं, डॉक्टर राहुल नागर, तो डॉक्टर राहुल नागर कौन हो जाएंगे? वो हो जाएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। कंट्री जातिवाचक संज्ञा, इंडिया क्या हो जाएगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो जो किसी विशेष का नाम होता है एक व्यक्ति का, वो हो जाता है व्यक्तिवाचक, और जिससे आप सबको पुकार सकते हो, उस कैटेगरी में आने वाले सबको पुकार सकते हैं, वो होता है जातिवाचक संज्ञा। अब फिर से हम इंडेफिनिट वाले रूल पे आते हैं। इट कैन बी एनीथिंग, अनमोल बिल्कुल सही कहा। बुक भी जातिवाचक संज्ञा होगी। और वहीं मैं यदि आपसे कहूं कि रामायण कौन सी नाउन होगी, तो वो हो जाएगी प्रॉपर नाउन। ठीक है, क्लियर है जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा आप लोगों को? अब रूल पे चले हम दोबारा। मैम एमपीपीएससी की क्लास कब से स्टार्ट होगी? सुष्मिता, ये बात आप लोग मैनेजमेंट से पूछिए, मैनेजमेंट आपको ज़्यादा क्लियरली ये बात बता पाएंगे। क्लियर है सबको? वेरी गुड। चलिए आप ध्यान से देखिए, हमने बोला कि ए और एन का यूज़ आप प्रॉपर नाउन के पहले कब करते हैं। हमने जब इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल से स्टार्ट किए थे तब हमने एक बात पढ़ी थी कि जब भी कोई विशेष व्यक्ति की बात होती है तब आप लगाते हो द, और जब आप सबकी बात कर रहे होते हो तब आप लगाते हो ए या एन, या फिर अनिश्चित होती है संज्ञा तब आप ए या फिर एन का यूज़ करते हो। अब देखो, मान लीजिए प्रॉपर नाउन है, जिस एक लड़का है जिसका नाम है रोहन, लेकिन आप उस रोहन को जानते नहीं हैं। आपको बोलना है कोई रोहन क्लास में बैठा है, ही इज नॉट अवर स्टूडेंट। ध्यान से सेंटेंस को पढ़ो। पहला सेंटेंस क्या लिखा है? डैश रोहन इज सिटिंग इन द क्लास, ही इज नॉट अवर स्टूडेंट। अब ये जो दूसरा सेंटेंस है वो हमारा विद्यार्थी नहीं है, मतलब रोहन आपके लिए अनजान व्यक्ति है। तो जब भी आपको किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले कोई या फिर किसी शब्द का बोध होता है, आप किसी अनजान व्यक्ति का नाम पुकार के कोई नेहा, कोई रोहन, कोई सोहन ऐसी बातें बोल रहे होते हैं, तब आप कोई शब्द के लिए ए या फिर एन का यूज करते हैं। दूसरे सेंटेंस को पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिए, टुडे डैश नेहा वाज आस्किंग अबाउट यू, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। अब ये सेकेंड वाला सेंटेंस देखिए क्या लिखा है? आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैंने उसे पहली बार देखा है। किसे पहली बार देखा है? नेहा को पहली बार देखा है। तो क्या मैं नेहा को जानती हूँ? मैं नेहा को नहीं जानती। मैं बोल रही हूँ कोई नेहा तुम्हारे बारे में पूछ रही थी, उसे मैंने पहली बार देखा। तो जब भी कोई आप बोलेंगे किसी प्रॉपर नाउन के पहले, तब आपको यूज कर लेना है ए या एन का। ऐसी लास्ट सेंटेंस देखिए, डैश सोहन कुमार इज सस्पेक्टेड बाय द पुलिस। यदि आप सोहन कुमार को जानते होते तब आप सोहन कुमार के पहले कुछ नहीं लगाते। लेकिन जब आप बोल रहे हैं कोई किसी सोहन कुमार को या कोई सोहन कुमार को संदेहास्पद घोषित किया गया पुलिस के द्वारा, मतलब पूछताछ की गई, उसे सस्पेक्टेड बताया गया पुलिस के द्वारा, जब भी किसी या फिर कोई का बोध होता है तब आप प्रॉपर नाउन के पहले ए या फिर एन का यूज करते हैं। सावन, गुड आफ्टरनून मैम। मैम सेकेंड में नो आर्टिकल नहीं होगा क्या? सेकेंड वाले में नो आर्टिकल नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सेकेंड, ये देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस नहीं होता तो नो आर्टिकल हो जाता। सेकेंड सेंटेंस को एक बार और ध्यान से पढ़िए, टुडे डैश नेहा वाज आस्किंग अबाउट यू, आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम। यदि आई सॉ हर फॉर द फर्स्ट टाइम नहीं लिखा होता तो आप नेहा को जानते। नेहा को जानते तो आप उसके पहले कुछ नहीं लगाते। प्रॉपर नाउन को यदि आप जानते होते हैं तो प्रॉपर नाउन के पहले आप कुछ नहीं लगाते, कोई आर्टिकल नहीं लगाते। लेकिन जब वो प्रॉपर नाउन आपके लिए अनजान होता है, कोई या फिर किसी का बोध हो रहा होता है, तभी आपको लगाना है या तो ए या फिर एन। अभी क्लियर हुआ? अनमोल एक बार कमेंट करके बताइए, मैम कुड यू प्लीज लेट मी नो दैट
डज इट मैटर इन टर्म्स ऑफ स्पीकिंग, हाउ कैन वी यूज इट। स्पीकिंग में भी आपको ग्रामेटिकल रूल्स को आप ध्यान रखते हैं तो अच्छी बात होती है। स्पीकिंग में हम जनरली फ्लो में बोल देते हैं, तो हमें बोलते समय ग्रामेटिकल रूल्स को ज़्यादा हम ध्यान नहीं रखते, लेकिन आप व्याकरण के हिसाब से यदि सही भाषा बोलेंगे तो कोई आपको बुरा नहीं कहेगा। तो आपको ध्यान ही रखना है कि ग्रामर आपकी अच्छी सही होनी चाहिए। स्पीकिंग में इतना ज़्यादा आप रूल्स को स्टिक करके नहीं बैठते। अंडरस्टैंड, अनमोल को समझ में आ गया, बाकी सबको समझ में आई ये बात। देखो एक बेसिक सा एक एग्जांपल और लेती हूँ मैं इस एग्जांपल को समझाने के लिए। मान लीजिए आप घर पे हैं, आप और आपकी मम्मी, बस 2 लोग घर पे हैं। उसी ड्यूरेशन में ऐसा होता है कि किसी व्यक्ति ने दरवाज़ा खटखटाया, आप गए दरवाज़ा खोलने और वहाँ पे कोई अंकल खड़े हुए थे, आपके पापा की एज के अंकल हैं वो, ठीक है। अब इतने में मम्मी की अंदर से आवाज़ आती है, आपने अंकल से थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन लिया कि आप कौन है क्या करते हैं, उतने में मम्मी की आवाज़ आई अंदर से। अब आप मम्मी को अब बोल रहे हैं, मम्मी ने पूछा बेटा कौन आया है, तो आप बोल रहे हैं मम्मी कोई शर्मा अंकल आए। तो आप कोई शर्मा अंकल मैंने बोला, तो आप इस सेंटेंस को कैसे बोलेंगे, मम्मा ए शर्मा अंकल हैज़ कम। पापा के बारे में पूछ रहे हैं या फिर कुछ भी, तो ए शर्मा अंकल मैंने कब बोला, जब मैं हिंदी में बोल रही थी कोई शर्मा अंकल आ रहे। जनरली यदि आप शर्मा अंकल को जानते होते, मम्मी शर्मा अंकल आए हैं ये आपको बोलना होता है इंग्लिश में, तो आप क्या बोलोगे, मम्मी शर्मा अंकल हैज़ कम। तो आपको ध्यान ही रखना है प्रॉपर नाउन के पहले जब आप कोई या किसी का बोध कराएं तभी आप ए या एन का यूज करो, अदरवाइज मत करो। एग्जाम में जब सेंटेंस आएंगे तो आपको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, यदि अनजान आपको लगता है तभी आप ए या एन का यूज करें। समझ में आया बच्चों? आगे के नेक्स्ट रूल पर चले हम लोग, एक बार कमेंट करके बताओ। यस ओके। चलिए हम नेक्स्ट रूल पर चलेंगे हम। अब देखो अभी हमने बात की थी कि प्रॉपर नाउन के पहले आप ए या एन कब यूज करते हैं। अब एक और सेंटेंस आपको कुछ लिखे हुए दिख रहे हैं जहां पर आप प्रॉपर नाउन की बात ना करते हुए कॉमन नाउन की बात कर रहे हैं। देखिए चाइल्ड जो है वो कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन। पर्सन जो है वो कैसा नाउन होगा, कॉमन नाउन होगा। अब हमारा रूल ये बता रहा है हमको कि आप कॉमन नाउन के पहले कब ए या एन का यूज करेंगे। तो जब भी आपको एवरी का बोध होता है, कॉमन नाउन के तुरंत पहले जब भी आप एवरी बोलना चाह रहे होते हैं, कोई या किसी का तो हमने देख ही लिया, एवरी जब भी बोल रहे होते हैं, सभी का जब बोध हो रहा होता है तब भी आप ए या एन का यूज करते हैं। जैसे आप पहला सेंटेंस देखो, डैश चाइल्ड शुड लुक आफ्टर हिज ओल्ड पेरेंट्स। प्रत्येक या फिर हर एक या फिर सभी बच्चों को अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए, ऐसा कुछ सेंटेंस है। तो सभी का आप बात कर रहे हैं, चाइल्ड के पहले किसी विशेष चाइल्ड की बात नहीं हो रही है, सभी की बात हो रही है, तो हमने ए का यूज किया। नेक्स्ट सेंटेंस, ए पर्सन हु वर्क्स हार्ड कैन नेवर फेल। कोई भी व्यक्ति जो वर्क हार्ड करता है, परिश्रम करता है, वो कभी हार नहीं सकता। अब सभी की बात हो रही है तब भी हमने पर्सन के पहले यूज किया ए या फिर एन का। तो आपको ध्यान ये रखना है प्रॉपर नाउन में कोई या किसी, और कॉमन नाउन में कोई या किसी के अलावा आप जब सभी को दर्शा रहे होते हैं तब भी आप यूज करते हैं ए या एन का। अंडरस्टैंड? चलिए समझ में आया सबको। अब हम लोग नेक्स्ट रूल पर चल रहे हैं, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन। अब देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो थोड़ा सा हमें बहुत कंफ्यूज भी करता है। प्रॉपर नाउन की बात हो रही है तो एक और कंडीशन देखते हैं जब प्रॉपर नाउन के पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। देखो बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो, थोड़ा सा आप कमेंट्स पर ध्यान मत देना, थोड़ा सा आप वीडियो पर ध्यान दो और मेरी बात को सुनो कि मैं क्या कहने वाली हूँ। मान लीजिए आप किसी क्लास में पढ़ रहे हैं, आनंद सुपर 100 की क्लास में ही आ रहे हो आप। आपकी क्लास में आपने देखा कि एक कोई लड़की है जो बहुत ही अच्छा गाना गाती है, आप पर्टिकुलरली लता मंगेशकर के फ़ैन हो। तो जनरली ऐसा होता है कि हमारे दिमाग में एक वो बना हुआ होता है, एक जाति बनी हुई होती है कि हाँ जो भी बहुत अच्छा गाना गाएगा उसको आप किससे कंपेयर करेंगे, आप लता मंगेशकर से कंपेयर कर दे रहे हैं यदि आप उनके फ़ैन हैं। तो आपने ऐसे ही बोल दिया जनरली कि वो लड़की तो लता मंगेशकर है, वो लड़की तो क्या है, लता मंगेशकर है। अब लता मंगेशकर एक्चुअल में कोई और व्यक्ति है, लेकिन आपने एक लड़की की कंपेरिजन कर दिया लता मंगेशकर से। तो यहाँ पर आप लता मंगेशकर को कैसे बिहेव करवा रहे हैं, एक जाति से बिहेव करवा रहे हैं, जाति की तरह बिहेव करवा रहे हैं जो जाति बहुत अच्छा गाना गाती। तो इस कंडीशन में आपको लता मंगेशकर के पहले ए का यूज करना है। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए क्लास में एक लड़का है रोहन। मैंने देखा कुछ हमारी क्लास में मैच का कुछ हमने कंपटीशन रखा हुआ है। रोहन बहुत ही अच्छा क्रिकेट खेला, बहुत अच्छे उसने रन्स बनाए, उसने टीम को जितवा दिया, ठीक है।
मेरी नज़र में सबसे अच्छा क्रिकेट यदि कोई खेलता है तो मैं सचिन तेंदुलकर की अगर बहुत अच्छी फ़ैन हूँ तो मेरी नज़र में एक जाति बनी हुई है अच्छा क्रिकेट खेलने वालों की, सचिन तेंदुलकर नाम की। सचिन तेंदुलकर है तो प्रॉपर नाउन, लेकिन मैं उनको कैसे बिहेव करवा रही हूँ, कॉमन नाउन की तरह। मैंने बोल दिया रोहन तो सचिन तेंदुलकर है, रोहन अलग व्यक्ति है, सचिन तेंदुलकर अलग व्यक्ति है। मैंने रोहन को कंपेयर क्यों किया सचिन तेंदुलकर से, उनके अच्छा क्रिकेट खेलने वाले गुण के कारण। तो इसीलिए मैं इस सेंटेंस में ऐसे यूज कर सकती हूँ, रोहन इज ए सचिन तेंदुलकर। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि प्रॉपर नाउन की एक और कंडीशन है जब आप उसके पहले ए या एन यूज करते हैं, जब आप दो व्यक्तियों की तुलना करो। तो जब भी आप ज्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बोलोगे तो उस नाम के पहले आप ए या एन का यूज कर सकते हैं। जैसे स्क्रीन पर आप सेंटेंस देखिए, पहला सेंटेंस आपको लिखा हुआ दिख रहा है, कालिदास इज ए शेक्सपियर। यदि आप देखें तो कालिदास एक अलग व्यक्ति हैं और शेक्सपियर एक अलग व्यक्ति हैं, दोनों अलग अलग पर्सन्स हैं। लेकिन शेक्सपियर को यदि आप देखें तो वो इंटरनेशनली ज़्यादा फेमस है, कालिदास सिर्फ आपको इंडिया में ज़्यादा फेमस दिखेंगे। तो मैंने कालिदास की तुलना कर दी शेक्सपियर से क्योंकि दोनों ही पोइट्स हैं। अब मैं कालिदास की जब मैंने ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति से तुलना की तो मैं ज़्यादा प्रसिद्ध के पहले यूज़ करूँगी इंडेफिनिट आर्टिकल का। तो कालिदास इज़ ए शेक्सपियर मैंने बोला। ऐसे ही सेकेंड सेंटेंस देखो, शी इज़ ए लता मंगेशकर। क्लास में कोई लड़की है और लता मंगेशकर है, ऑब्वियसली लता मंगेशकर ज़्यादा फेमस है। तो जब भी आप दो व्यक्तियों की तुलना करते हैं और आप ज़्यादा फेमस व्यक्ति की बात कर रहे हैं लास्ट में, तो ज़्यादा फेमस व्यक्ति के पहले आपको इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा फेमस व्यक्ति प्रॉपर नाउन की तरह बिहेव ना करते हुए कॉमन नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। ऐसी लास्ट सेंटेंस देखो, कश्मीर इज ए स्विट्जरलैंड लिखा हुआ है। दो प्लेसेस हैं, एक है कश्मीर और एक है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड ज़्यादा फेमस है, कश्मीर हो सकता है कि इंटरनेशनली लोग उसका नाम ना जानते हो। मैं कश्मीर की तुलना कर रही हूँ स्विट्जरलैंड से, तो जो ज़्यादा फेमस है स्विट्जरलैंड, उसके पहले मुझे इंडेफिनिट आर्टिकल लगाना है ए या फिर एन। तो यहाँ पर मैंने यूज़ किया कश्मीर इज ए स्विट्जरलैंड। ये वाला रूल समझ में आया? और मैम अगर कंपैरिजन ना हो तो द का यूज़ करेंगे ना फेमस पर्सन के लिए। देखिए, पर्सन के लिए, प्रॉपर नाउन के लिए कभी भी आपको किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। वो रूल अभी हम देखेंगे जब हम द पढ़ेंगे। जैसे मैं अभी शॉर्ट में यदि आपको बताऊं, एक नाम लिया मैंने, मोहनदास करमचंद गांधी। मोहनदास करमचंद गांधी बहुत फेमस व्यक्ति हैं, उनके पहले भी हमें द का यूज़ नहीं करना है। लेकिन जब मैं बोलूँ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी के पहले मुझे द का यूज़ करना है क्योंकि महात्मा एक टाइटल हो गया। तो ध्यान रखो, कितना भी फेमस व्यक्ति हो, कितनी भी फेमस कंट्री हो, प्रॉपर नाउन के पहले आप द नहीं लगाते। द प्रॉपर नाउन के पहले लगाने की सिर्फ दो कंडीशन है। पहली कंडीशन तो अभी हमने देखी इसके पहले वाले रूल में, कोई जब भी आए प्रॉपर नाउन के पहले, कोई लता मंगेशकर बोल रहे होते, कोई सचिन तेंदुलकर बोल रहे होते, तब आप ए या एन लगाते, या फिर आपको लगाना है जब दो में कंपैरिजन हो तब। क्लियर हुआ ये वाला सबको? ओके मैम, एक बार मुझे कमेंट करके बताइए। यस यस, किसी को कोई डाउट हो तो मुझे बताओ, मैं एक बार और इसे एक्सप्लेन करती हूँ। आपको कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और ये समझ में आया? ओके ओके जी, यस, ठीक है। ये रूल आपको बिल्कुल क्लियरली समझ में आया। तो ध्यान ही रखना है आपको, बस इंडेफिनिट आर्टिकल्स में आपको ये तीन ही रूल याद रखना है। ध्यान बस इतना रखो, क्या क्या पढ़ा हमने, एक बार मैं रिवाइज करवा दूँ, उसके बाद हम क्लास को वाइंड अप करेंगे। बहुत ध्यान से आप स्क्रीन पर देखिए। हमने आज पढ़ा कि हम ए और एन का कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैंने देखा एक, प्रति, प्रत्येक, प्रत्येक ईच बताया था मैंने, सभी। कॉमन नाउन के पहले आप ए या फिर एन का यूज कब करोगे? जब कॉमन नाउन के पहले इन शब्दों का बोध हो रहा होता है, एक, प्रति, प्रत्येक या फिर सभी। मतलब वन, पर, प्रत्येक ईच हो जाएगा, और सभी मतलब एवरी। तो इन शब्दों का जब भी बोध होगा कॉमन नाउन के पहले, तब आप ए या एन यूज करोगे। इसके अलावा हमने देखा प्रॉपर नाउन के पहले ए या एन का यूज कब होता है? जब आप कोई या फिर किसी बोल रहे होते हैं, या फिर आप कर रहे हैं कंपैरिजन, तो जो ज्यादा फेमस व्यक्ति है उसके पहले आप लगा देंगे ए या फिर एन। क्लियर हुआ सबको? एन का एग्जाम्पल भी बता दीजिए। यहाँ पर देखिए, मैं एन का एग्जाम्पल एक लिख देती हूँ। मान लीजिए मैं अरिजीत सिंह की बहुत ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ और मेरी क्लास में किसी स्टूडेंट ने बहुत अच्छा गाना गाया और मुझे बोलना है ही इज़ डैश अरिजीत सिंह।
अब मैं क्या लगाऊंगी, ही इज एन अरिजीत सिंह, ही इज एन आतिफ असलम। तो आपको क्या देखना है, पहला अक्षर देखना है। यहाँ पर श था तो आपने ए लगाया, ल था तो ए लगाया, स था तो ए लगाया, और यहाँ पर अ आया था तो एन लगाया। क्लियर हुआ बच्चों सबको? कुछ डाउट हो तो आप मुझसे डाउट पूछ लीजिए। इंडेफिनिट आर्टिकल्स के आपको सिर्फ यही 3 रूल्स याद रखना है। कल से हम क्लास में पढ़ेंगे कि डेफिनेट आर्टिकल द का यूज कहाँ होता है और कहाँ किसी भी आर्टिकल का यूज नहीं होता। तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे। यस मैम सबको क्लियर हुआ? तो यहीं पर हम हमारी क्लास को वाइंड अप करते हैं। एक बार इसको अच्छे से आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा घर पे, प्रॉपरली नोट्स बना के इसको आप पढ़ते रहिए। 5 मिनट बाद आपकी नेक्स्ट क्लास होगी। थैंक यू सो मच।